हेलो, राधे राधे दोस्तों। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र पढ़ेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान की पढ़ाई लिखाई में क्या क्या चीजें जरूरी है। तो आज हम उन सारी बातों को देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख कार्य क्षेत्रों का वर्णन किसने किया? ये जो हम पढ़ेंगे किसके वर्णन देखेंगे, लिंडग्रेन के अनुसार इस प्रकार किया जा रहा है। तो लिंडग्रेन ने इसके किस प्रकार के कार्य क्षेत्रों में वर्णन किया है या किस कैसे इनको बांटा है। तो है पहला, शिक्षार्थी। ये क्या बताता है कि पढ़ाई लिखाई के दौरान की क्या क्या चीजें जो महत्वपूर्ण है, हम उनके बारे में बात करेंगे कि शिक्षार्थी से रिलेटेड क्या जरूरी है और भी जो हमारे पढ़ाई के में काम आते हैं। जैसे शिक्षार्थी, द लर्नर। शिक्षार्थी क्या होता है? जो सीखता है। शिक्षक प्रक्रिया में शिक्षार्थी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षार्थी क्या होता है? शिक्षण प्रक्रिया में केंद्र बिंदु होता है। हम जो भी शिक्षण कराते हैं किसको कराते हैं? अगर कोई पढ़ने वाला नहीं होगा तो हम किससे पढ़ाएंगे? तो कोई पढ़ने वाला होगा उसी को ही समझा सकते हैं। हम केवल किसी को, दीवारों को तो पढ़ा नहीं सकते, कोई ना कोई समझने वाला होना चाहिए। तो ये क्या होता है? केंद्र बिंदु होता है शिक्षार्थी यानी छात्र। कोई भी सीखने सिखाने की प्रक्रिया तब तक संपन्न नहीं हो सकती जब तक कि वर्ग में शिक्षार्थी गण ना हो। वही बात की जिसको हमें समझाना है, कोई वो इंसान तो होना चाहिए। जिस हम केवल पढ़ा रहे हैं तो पढ़ने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो इसलिए शिक्षार्थी क्या होता है? केंद्र बिंदु होता है। शिक्षार्थी के विकास का अध्ययन करते समय शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षार्थी के संपूर्ण विकास पर बल देता है। संपूर्ण विकास पर बल देता है मतलब ये केवल ऐसा नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है? उसका शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और संवेगात्मक और जो भी होते हैं जिससे उसका विकास हो सकता है, वो सारे विकास को इम्पोर्टेंट देता है। अब ऐसा नहीं है कि शिक्षा मनोविज्ञान कि हम स्कूल जाते हैं तो हम केवल एक चीज नहीं सीखते, हम उसके साथ साथ हमारा संपूर्ण विकास होता है। संपूर्ण विकास की ओर फोकस होता है कि हमारा संपूर्ण विकास हो। तो जैसे उसकी शारीरिक विकास कैसे होगा? जैसे स्कूल में विद्यार्थी खेलता है तो उसका शारीरिक विकास होता है। मानसिक विकास, पढ़ाई कर रहा है तो उसका मानसिक विकास होता है। संज्ञानात्मक विकास कि वो कैसे समझता है, कैसे तर्क कर पाता है, कैसे समस्या समाधान कर पाता है, तो उससे उसका संज्ञानात्मक विकास होता है। भावात्मक विकास कैसे होता है? जैसे उसमें अलग अलग भावनाएं उत्पन्न होती है, जैसे कभी गुस्सा, खुशी, दुख, ये सारे भावात्मक विकास होते हैं। सामाजिक में क्या होता है? वह लोगों से संपर्क में जुड़ता है तो उसका सामाजिक विकास होता है। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान क्या चाहता है कि इसका संपूर्ण विकास हो, ना कि केवल किसी एक लिमिट में बंद करें। और वह सभी क्षेत्रों में शिक्षार्थी से संबंधित समस्याओं तथा उनके संभावित निदान का भी अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है कि शिक्षार्थी की जो भी समस्याएं आ रही है, जो भी सीखने में उनको दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, उनको समझता है और उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है। शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य यही होता है कि बालक की समस्याओं को पता करके और उनकी समस्या का समाधान करना। जैसे कि कोई बच्चा है, उसे याद करने में दिक्कत आती है, तो उसे याद करना कैसे है, उसे रिवीजन करवाना और उसे प्रैक्टिस करवा के उसे याद करवाता है। जैसे किसी को समझने में दिक्कत आती है कोई चीज़, तो उसको समझाने का तरीका चेंज करके समझाने की कोशिश करते हैं। और जैसे कि पहले क्या करता है? सबसे पहले बच्चा देखता है, बच्चा कैसे समझता है। पहले क्या करेगा? सबसे पहले वो देखेगा, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करेगा। उसके बाद क्या करेगा? उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा। जैसे कि अल्फ़ाबेट सिखा रहे हैं बच्चों को, ABCD, तो पहले वो ABCD देखेगा। उसके बाद क्या करेगा? उसको समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा। फिर समझेगा कि उसका अर्थ क्या होता है। A फॉर एप्पल, A का मतलब क्या होता है? एप्पल। और फिर उसके बाद उसको याद करेगा, फिर उसको पुनः स्मरण करेगा यानी रिकॉल करेगा। फिर ऐसे करके वो अच्छे से उसको पूरी तरह से सीख पाएगा। मतलब गलती करके सीखता है। सीखने के भी कई प्रकार होते हैं कि वो गलती करके सीख रहा है। जैसे उसने पहले कुछ गलत लिखा, फिर वो उसको सही कर जैसे कि उसने ए फॉर एप्पल की जगह बी फॉर एप्पल लिख दिया, तो टीचर ने उसको समझाया कि भाई बी फॉर बॉल होता है, बी फॉर एप्पल नहीं होता। तो उसने क्या गलती करके ये चीज़ सीखी, यानी ट्रायल एंड एरर के मेथड से सीखा। ऐसे ही इमिटेशन यानी नकल करके सीखता है। जैसे टीचर जैसे सिखा रहा है, जैसे पढ़ा रहा है, उसको वैसा का वैसा नकल करके उतार रहा है कि टीचर ने ए बनाया तो उसने ए ऐसा ही बनाया। तो ये क्या? नकल करके सीखना। और इनसाइट यानी अचानक समझ जाना। जैसे कि कोई चीज़, कोई कोई ऐसा क्रिया होती है जहाँ पे उसको
अचानक किसी चीज़ का ज्ञान हो जाता है, तो अचानक समझ जाना। जैसे बच्चा साइकिल चला रहा है और वो पहले क्या गिरता है, फिर उठता है, तो इससे वो सीख रहा है साइकिल चलाना, ट्रायल एंड एरर के मेथड से, कि मतलब उसने गलती करी, फिर गलती करके सीखा। और ऐसे टीचर को देखकर लिखना, वो क्या हो गया, एक तरीके से नकल करके सीखना। तो ये क्या बोलता है कि इसमें संपूर्ण विकास होता है और समस्याओं को समझ के बालक की फिर उनका निदान किया जाता है, ताकि शिक्षा की प्रक्रिया को अधिक से अधिक लाभप्रद बनाया जा सके। ऐसे ही सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप, नेचर ऑफ लर्निंग प्रोसेस। सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप, ये शिक्षार्थी सीखते समय जो भी प्रक्रियाएं करते हैं उसे सीखने की प्रक्रिया कहते हैं। सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, मतलब अगर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो हमारी क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रोसेस कर रहे हैं, वो सारी प्रोसेस ही प्रक्रिया है एक तरह से सीखने की। जैसे सबसे पहले हमने कोई चीज़ देखी, अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा था कि बच्चा पहले ABCD देखता है, फिर उसको समझता है, यानी पहले ऑब्जर्व कर रहा है, फिर उसको समझ रहा है, उसका अर्थ समझ रहा है, फिर उसको रिकॉल कर रहा है, फिर वो लिख रहा है या सीख रहा है। जैसे साइकिल चलाना सीखता है, तो पहले वो साइकिल को समझता है कि उस पर बैलेंस कैसे बनाना है, उसकी कोशिश करता है, पैडल कैसे चलाना है। तो पहले किसी को देख रहा है, फिर समझ रहा है, फिर वो खुद प्रैक्टिस कर रहा है, ऐसे करके वो स्टेप बाय स्टेप सीखने की। तो ये सारी जो प्रक्रिया होती है सीखने की, वही इसका उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि भाई सीखने की प्रक्रिया क्या होती है। जो भी हम सीखने के समय जो जो भी एक्शंस करते हैं, जो जो भी प्रोसेस करते हैं, वही सीखने की प्रक्रिया है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक व शिक्षार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने संबंधी तथ्यों को भी अपने अध्ययन क्षेत्र में शामिल कर शिक्षा को अधिक अर्थपूर्ण व लाभप्रद बनाता है। ये क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, शिक्षक शिक्षार्थी, टीचर और बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य है कि उसको मेंटली भी उसको प्रिपेयर होना चाहिए सीखने के लिए। जैसे कि शिक्षक है, टीचर है, और उसके अगर टीचर गुस्से में है या उसे अभी पढ़ाने का मन नहीं है या कुछ भी ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से उसके बच्चे के सीखने पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो जो मानसिक स्वास्थ्य है टीचर का, और जैसे बच्चा है, बच्चा अभी बीमार है, तो वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होगा समझने के लिए। तो टीचर और बच्चे दोनों का मानसिक स्वास्थ्य सही रहना, बेहतर रहना जरूरी है सीखने के लिए। अगर वह स्वस्थ नहीं है तो भी वह अच्छे से सीख नहीं पाएगा, और अगर टीचर स्वस्थ नहीं है तो वह अच्छे से सिखा नहीं पाएगा। तो मानसिक स्वास्थ्य का भी भाई बड़ा रोल होता है इसमें, कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक व शिक्षार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने संबंधी तथ्यों, कि कैसे हम उनके मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं, इसके बारे में भी बात करता है। जैसे अभी एक टीचर को रेगुलर क्लासें दे दी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है कि उसमें भी जैसे गैप देना चाहेगा, कि जैसे आपने 1 घंटे की क्लास ली तो अब आप 15 मिनट या 20 मिनट का रेस्ट करो, फिर नेक्स्ट क्लास लो। इससे क्या उसका मानसिक स्वास्थ्य भी बना रहेगा। तो ये क्या, ये सारी चीज़ों या ये सारी जो कमियां हैं उनका समाधान कौन करता है, ये भी शिक्षा मनोविज्ञान करता है, कि कैसे शिक्षा को किस तरीके से बेहतर बनाना है, बस उस पर फोकस होता है, कि चाहे वो टीचर से रिलेटेड हो चाहे बच्चे से रिलेटेड हो। सीखने की कुछ प्रक्रियाएं ऐसी होती है जिसका अवलोकन किया जा सकता है, जैसे लिखना, बातचीत करना। मतलब कि कुछ प्रक्रियाएं तो ऐसे होती है जिनको हम देख सकते हैं, जैसे बच्चा कैसे लिख रहा है, कैसे पढ़ रहा है, कैसे बोल रहा है, तो ये चीज़ हम देख सकते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है। तो ये जो सोचने वाली या क्या विचार कर रहा है या कैसे याद कर रहा है, कैसे समझ रहा है, ये चीज़ हम देख नहीं सकते हैं। तो दो प्रकार की सीखने की प्रक्रिया होती है, एक तो जो हम देख सकते हैं, और कुछ प्रक्रिया ऐसी होती है जिनका अवलोकन सीधे तो नहीं किया जा सकता परंतु काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बच्चा किस तरीके से सोच रहा है, चिंतन कर रहा है, किस तरीके से प्रत्यक्षण कर रहा है, कैसे याद कर रहा है, कैसे विस्मरण कर रहा है, मतलब जो भूल गया है उन चीज़ों को कैसे वापस याद करने की कोशिश कर रहा है, ये विस्मरण होता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि उनके बारे में इस चीज़ का ज्ञान भी ज़रूरी होता है। तो ये कार्य भी कौन करता है, शिक्षा मनोविज्ञान का। नेक्स्ट है कि सीखने की परिस्थिति, द लर्निंग सिचुएशन। सीखने की परिस्थिति कैसे कार्य करती है, कि शिक्षक की मनोवृत्ति यानी एटीट्यूड, कि शिक्षक कैसा है। अगर शिक्षक का एटीट्यूड, जैसे एक फ्रेंडली टीचर है, एक क्लास में तो बहुत फ्रेंडली टीचर है, एक क्लास में थोड़े स्ट्रिक्ट टीचर है, तो जहाँ फ्रेंडली टीचर है वहाँ के बच्चे बहुत आसानी से और बहुत तरीके से समझ पाते हैं, या उनसे अच्छे से पूछ सकते हैं अगर उनको कोई डाउट होता है, तो उससे उनका सीखने की जो क्रिया है वो थोड़ी फास्ट हो जाती है। और जहाँ दूसरी साइड स्ट्रिक्ट टीचर है, तो वो बच्चे उनसे क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हैं,
तो उनके सीखने में रुकावट आती है। तो जो टीचर की मनोवृत्ति है, एटीट्यूड है, वो भी बहुत शिक्षा को या तो बेहतर भी बना सकता है या शिक्षा को खराब भी कर सकता है। तो शिक्षक की मनोवृत्ति सही रहना भी बहुत जरूरी है। वर्ग व क्लास की परिस्थिति, कि क्लास में कैसा माहौल है। एक जैसे क्लास है जहाँ पे ऐसा है कि बहुत शोर हो रहा है या बिल्कुल अनुशासन नहीं है, तो वहाँ के बच्चे अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। बेहतरीन सीखने के लिए मतलब क्लास की परिस्थिति का भी बेहतरीन होना जरूरी है। ऐसे स्कूल में सामूहिक आवोभाव यानी इमोशनल क्लाइमेट, स्कूल का जो क्लाइमेट है वो भी ऐसा होना चाहिए जहाँ पे बच्चे पूर्ण रूप से विकसित हो सके, यानी संपूर्ण विकास कर सकें। कि जैसे स्कूल में एक्टिविटीज़ होती हो और ऐसे सभी को मतलब प्रायोरिटी देते हो, ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर बच्चे को ज़्यादा ध्यान देते, किसी पे ध्यान नहीं देते। कोई बढ़ रहा है और कोई नहीं बढ़ रहा, उस पर फोकस नहीं है। तो सभी बच्चों को साथ में लेके चलते हो, सभी को एक समान से देखते हो और सभी को एक समान व्यवहार करते हो सभी बच्चों के साथ। तो ऐसा भी ये जो स्कूल का जो वातावरण है वो भी इफेक्ट डालता है। ऐसे अनुशासन, अगर क्लास में अनुशासन नहीं होगा तो बच्चे कैसे सीखेंगे? क्योंकि बच्चों को तो चाहिए होता है, बच्चों का तो नेचर ही ऐसा होता है कि वो थोड़े शैतान होते हैं। तो उनको अनुशासित रखना भी ज़रूरी है कि ताकि वे सीखने पे भी ध्यान दे। हर चीज़ का अलग अलग टाइम होता है, जैसे खेलने का अलग टाइम है, तो उस टाइम शैतानी करे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब पढ़ाई का टाइम है तो उस टाइम पढ़ना ज़रूरी है। तो इसलिए अनुशासन भी ज़रूरी। प्रविधियाँ यानी जो हम विधियाँ अपनाते हैं, जो टीचर्स पढ़ाने के तरीके अपनाते हैं, वो भी सही होने चाहिए। कि जैसे क्लास वर्ग के हिसाब से, जैसे किस क्लास का बच्चा है, उस क्लास के बच्चे को कितना समझ सकता है या कौन सी विधि से अच्छे से समझ सकता है, वो चीज़ का ध्यान होना चाहिए। कि जैसे एक क्लास छोटी क्लास है तो उसमें बच्चे खेल खेल में ज़्यादा सीखेंगे, एक बड़ी क्लास है तो बच्चे वहाँ पे तर्क के द्वारा ज़्यादा सीखेंगे। तो प्रविधियाँ यानी जो विधियाँ हम अपनाते हैं उसका भी ध्यान, उसको भी सही तरीके से अपनाना और सही विधि को सही क्लास के हिसाब से, सही वर्ग के बच्चे के हिसाब से, सही जिनका जो सीखने की क्षमता के हिसाब से प्रविधि अपनाना भी जरूरी है। मूल्यांकन करना भी जरूरी है। मूल्यांकन जैसे कि बच्चा क्या सीखा, कितना सीख पाया और क्या समस्या आ रही है उसको सीखने में या समझने में, तो मूल्यांकन के द्वारा ही हमें उनकी समस्या का पता चलेगा। जैसे मूल्यांकन, जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं और बीच बीच में भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं या कुछ क्वेश्चंस पूछ के, तो उनका मूल्यांकन करके उनकी जो समस्या का पता करके उसका समाधान कैसे करेंगे, जब तक हम मूल्यांकन नहीं करेंगे। ऐसे निर्देशन यानी बच्चों को सही लाइन पे, सही राह पे लेना, कि उनको निर्देश देना या उनको सिखाना समझाना कि भाई कैसी परिस्थिति में क्या करना है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है। ऐसे ही परामर्श, परामर्श यानी कि जैसे कोई बच्चे को समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या सब्जेक्ट लेना है, क्या चूज़ करना है आगे चल के, तो वो परामर्श भी कब दे पाएगा, उसको समझाना बच्चे को कि आप ये सब्जेक्ट लो, आपका ये वाला सब्जेक्ट ज़्यादा बेहतर है, आप ये वाला सब्जेक्ट चूज़ करते हो या आप इस फील्ड में जाओ या इस फील्ड में जाओ, तो परामर्श के द्वारा। तो ये सारी क्या है, सीखने की परिस्थितियाँ हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे सीखने की परिस्थिति में हमारे इफेक्ट डालती है। मापन एवं मूल्यांकन, तो मापन एवं मूल्यांकन जैसे कि शिक्षार्थी की बुद्धि मापन करना भी जरूरी है। मापन और मूल्यांकन करना, मापन करना तो एक तरह से क्या आता है, जैसे हमने कोई एग्जाम लिया और उसमें उनके नंबर देखे, तो नंबर चेक किए और हमने ये चेक किया कि बच्चे का मूल्यांकन क्या होता है। मूल्यांकन होता है इवेल्यूशन। इवेल्यूशन यानी कि बच्चा कितना सीख सका, उस चीज को हम देखेंगे। उसके जो उसका जो मापन किया उसके अनुसार देखेंगे कि उसने कितना सीखा, क्या कमी आ रही है उसकी, उस कमी को हम परखेंगे और उसकी समस्या का फिर समाधान करेंगे। जैसा हमने अभी पहले देखा था कि मापन की मूल्यांकन का कितना बड़ा रोल होता है, वैसे ही शिक्षार्थी की बुद्धि का पता चलता है उससे, अभिरुचि किसमें है, मनोवृत्ति, अभिक्षमता की माप, उपलब्धियों की सही सही मूल्यांकन किया जाए। मतलब ये मापन व मूल्यांकन का जो सीखने की प्रक्रिया है या सीखने के जो प्रोसेस है या जो सीखने के क्षेत्र हैं, इसमें मापन और मूल्यांकन का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि जब तक हम उनका मापन नहीं करेंगे, उनका मूल्यांकन नहीं करेंगे, हम अच्छे से ये नहीं पता कर पाएंगे कि वो सीखने में क्या परेशानी आ रही है उनको। तो उस परेशानी को निकाल के फिर उसकी समस्या का समाधान करेंगे, तो वो कैसे होगा, मापन व मूल्यांकन के द्वारा। ऐसे निर्देशन में मानसिक स्वास्थ्य यानी गाइडेंस एंड मेंटल हेल्थ, तो निर्देशन भी
3 प्रकार के होते हैं, 3 स्तर से किए जाते हैं। एक तो व्यक्तिक निर्देशन, मतलब पर्सनल, जैसे कोई बच्चा आया और वो कुछ उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा किसी चीज़ को लेके, तो हम उनसे पर्सनली भी बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रुप में ही बात करना है। अगर किसी को पर्टिकुलर किसी बच्चे को दिक्कत है तो हम उससे पर्सनली भी उससे बात करके उसकी दिक्कत को या उसकी समस्या का समाधान करके। और शैक्षिक निर्देशन, शैक्षिक यानी उसे शिक्षा के क्षेत्र में क्या दिक्कत आ रही है, जैसे कि उसे सब्जेक्ट के बारे में समझ नहीं आ रहा कि उसे आगे जाके क्या सब्जेक्ट चूज करना है या किस फील्ड में जाना है। तो ये क्या आ जाता है, शैक्षिक निर्देशन। तो शैक्षिक निर्देशन कैसे देंगे कि बच्चे के क्या दिक्कत आ रही है, क्या सब्जेक्ट नहीं चूज कर पा रहा, समझ नहीं आ रहा कि वो इस फील्ड में जाना चाहता है, तो वो क्या चीज़ अपनाए। तो ये आ जाता है शैक्षिक निर्देशन में। और व्यावसायिक निर्देशन, व्यवसाय निर्देशन यानी उसको व्यवसाय चूज करना है और उसने जैसे साइंस स्ट्रीम लिया और उसे समझ नहीं आ रहा कि अब वो किस व्यवसाय में जाए, क्या चीज़ आगे करे ताकि वो ये चीज़ कर सके जो वो पाना चाहता है। तो ये क्या निर्देशन के भी 3 प्रकार आ जाते हैं या 3 स्तर आ जाते हैं कि व्यक्तिक यानी पर्सनली, शैक्षिक यानी जो शिक्षा से रिलेटेड है और जो व्यावसायिक यानी जो व्यवसाय से रिलेटेड निर्देशन होते हैं। तो ये क्या इनके निर्देशन में मानसिक स्वास्थ्य है। तो आज हमने क्या देखा, हमने आज देखा कि शिक्षा के जो शिक्षा मनोविज्ञान के जो कार्य क्षेत्र हैं कि ये कैसे कार्य करता है, सीखने में कैसे हमारे मदद करता है, सीखने सिखाने में। तो हम नेक्स्ट क्लास में शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में आगे बात करेंगे। धन्यवाद।